अच्छा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर एबनॉर्मल प्लेसेंटा हो, तो उस एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजोस्पाज्म हो जाएगा। वेजोस्पाज्म की वजह से अब हार्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो एफर्ट करेगा, और उसके साथ जो है वेजोस्पाज्म हो गई है तो हाई प्रेशर होगा। तो वो हाइपरटेंशन जो है वो आपके पास डिवेल्प होगी। ठीक है। अब ये हाइपरटेंशन होगी, मतलब यहाँ पे स्पाज्म है विसल में, तो उस पे कांस्टेंट एक प्रेशर होगा स्पाज्म की वजह से। तो स्पाज्म की वजह से या हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो एंडोथेलियम होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, या आप कह लें कि आपका जो ब्लड वेसल होगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लड वेसल डैमेज होगा, तो यहाँ पे आपका ब्लड वेसल डैमेज होगा। जब ब्लड वेसल डैमेज होगा तो ये ब्लड वेसल क्या करेगा, ये भी मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करेंगे। ठीक है। अब कंस्ट्रिक्टेड है ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, और डैमेज है ब्लड वेसल। कंस्ट्रिक्ट भी हो गया है, साथ में डैमेज भी हो गया है। अब ये मुख्तलिफ मीडिएटर्स रिलीज कर देंगे। अब वो मीडिएटर आगे जाके क्या करेंगे, अब कंस्ट्रिक्टेड है और मीडिएटर्स मुख्तलिफ रिलीज कर लेंगे, तो वो मीडिएटर आगे जाके क्या करेंगे, वो आगे जाके एंड ऑर्गन डिसफंक्शन काज कर सकते हैं। और दूसरा एंड ऑर्गन डिसफंक्शन काज करने का काज ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा पेशेंट को। तो एक तो हाइपोक्सिया भी है, और दूसरा आपके पास जो ब्लड वेसल है वो भी डैमेज हो गए। तो वो दोनों क्या करेंगे, उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। जब ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, लोकल हाइपोक्सिया है। ठीक है। उस लोकल हाइपोक्सिया की वजह से हेमरेज होगा। ठीक है। और उसके वजह से निक्रोसिस होगी। और लास्ट में आपके पास ऑर्गन डिस्टरबेंस हो जाएगी या ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। जो जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान या इक्लेम्पिया जो है उसमें हमने पढ़ा कि लिवर डैमेज हो जाता है, हेल्प सिंड्रोम में हमने पढ़ा। इसी तरह किडनी फेलियर हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं, जिस तरह हेडेक है, विजुअल डिस्टरबेंस है, सीजर्स है। तो ये सारे जो है क्यों हो गए, क्योंकि आपके पास ब्लड वेसल डैमेज हो गया है, हाइपोक्सिया हुआ। तो उसकी वजह से एंड ऑर्गन को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो वो भी डैमेज होंगे। ठीक है। वहां भी आपके पास नेक्रोसिस और हेमरेज होगा। तो ये पूरा मतलब मैकेनिज्म है आपके पास कि क्यों है आपके पास प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होता है। ठीक है। इसको आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और भी अगर इसको माइक्रो लेवल पे देख ले, तो माइक्रो लेवल पे क्या होगा कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि नॉर्मल अगर हम देख ले, तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो है, ये नॉर्मली आपके पास होते हैं इन अ बैलेंस। ठीक है। ये नॉर्मली होते हैं बैलेंस। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारे पास होते हैं, तो उसमें एक प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन, यहाँ पे लिखा है प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन ए टू। ये नॉर्मली क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन जो है, अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं नॉर्मल, प्रोस्टासाइक्लिन, ये आपके जो ब्लड वेसल होते हैं ना, उनका जो इंडोथीलियम होता है, तो उस इंडोथीलियम से प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज होता है।
और ये असल में क्या है? ये है हमारे पास अपोर्टेंट वेजोडाइलेटर। ठीक है। तो प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द endothelium of the blood vessel and it is a potent vasodilator. दूसरा है थ्रोम्बोक्सिन ए टू। अच्छा, इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन एक और काम भी करता है, ये आपकी जो प्लेटलेट है उनकी इनहिबिशन भी करता है। इनहिबिट प्लेटलेट। इनहिबिट प्लेटलेट। तो ब्लड क्लॉट आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो दो काम ये कर रहा है। थ्रोम्बोक्सिन ए टू वो इसके अपोजिट है। इसको प्रोड्यूस करता है प्लेटलेट। ये प्लेटलेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब प्लेटलेट इसको प्रोड्यूस करता है। और ये है हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसके अपोजिट है, तो वो इनहिबिट प्लेटलेट कर रहा था, ये क्या करता है, प्लेटलेट इग्रीगेशन करता है। प्लेटलेट इग्रीगेशन। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में या नॉर्मल में क्या होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में इन दोनों के दरमियान बैलेंस होता है, प्रोस्टासाइक्लिन के दरमियान एंड थ्रोम्बोक्सिन ए टू के दरमियान। ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह, ये तो यहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन और यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन ए टू। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी तो दोनों होंगे बैलेंस। लेकिन क्या होगी, एबनॉर्मल जिस तरह प्री इक्लेम्शिया है तो उनमें ये जो है, इनमें इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है। तो उनमें क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में या इक्लेम्शिया के पेशेंट में, उनमें प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रोस्टासाइक्लिन रिड्यूस हो जाएगा तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो है वो इंक्रीज होगा। तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू इंक्रीज होगा तो एक तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी आपके पास। ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन। दूसरा, प्लेटलेट इग्रीगेशन भी आपके पास होगी। तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन का एक और काज जो है वो ये भी है। ठीक है। अब ये क्यों होता है एबनॉर्मल प्लेसेंटा, इसको जो मैंने आप लोगों को कहा एबनॉर्मल प्लेसेंटा है, तो वो भी वो ये काम भी कर रहा है। और आपके पास वेजोडाइलेशन नहीं होगी और इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट नहीं होगी। तो प्लेटलेट इग्रीगेशन या क्लोटिंग ज्यादा होगी और वेजोकंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। ठीक है। तो देयर विल बी हाइपरटेंशन, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन है तो हाइपरटेंशन होगा और ब्लड क्लॉट भी होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे पास नॉर्मली नाइट्रिक निट्रिक ऑक्साइड होता है, एनओ जो है। ठीक है। इसको पहले जो थे इंडोथेलियल डेराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर कहते थे, लेकिन अब इसका नाम जो है वो निट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि पहले इसका हमें मतलब पता नहीं था कि इसकी ये क्या चीज़ है, तो इसको पहले ईडीआरएफ कहते थे। ठीक है, क्योंकि इसकी केमिकल आइडेंटिटी का पता नहीं था, केमिकल आइडेंटिटी का तो जब उसका पता चल गया तो फिर इसको नाम दिया है निट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, निट्रिक ऑक्साइड क्या चीज है, निट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है। निट्रिक ऑक्साइड इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, इक्लेम्पिया या प्री इक्लेम्पिया या पीआईएच पेशेंट में एनओ जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब एनओ रिड्यूस हो जाएगा तो आपके पास वेजोडाइलेशन नहीं होगी, तो वेजोडाइलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो एक तो ये होता है। और
ये मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, द टेंडेंसी फॉर प्री क्लेम्पिया एंड एक्लेम्पिया इज इनहेरिटेड। ये मोस्टली इनहेरिटेड होता है, अगर मतलब मदर में हो तो इंक्रीज चांसेस है कि उसकी जो अगर उसकी कोई डॉटर है, ठीक है, तो उसमें फिर आगे जाके उसमें प्री क्लेम्पिया हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये जेनेटिक हो सकता है। अच्छा, एक और इसके बाद मैकेनिज्म है, वो भी हम पढ़ते हैं कि और क्या होता है, और माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के पीआईएच में और क्या है। तो जो मैंने आप लोगों को कहा कि एबनॉर्मल प्लेसेंटा है, तो एबनॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ ये भी कह सकते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो एक यूनिक ऑर्गन है। किस तरह यूनिक ऑर्गन है कि इस प्लेसेंटा में क्या होगा कि इस प्लेसेंटा में मदर जो है मतलब मेटरनल जो है वो सर्कुलेशन तो है, मतलब ये मेटरनल पार्ट है, बॉडी पार्ट। लेकिन प्लेसेंटा में मदर के अलावा यहाँ पे फादर का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, ठीक है। मदर के अलावा क्या है, फादर का जेनेटिक मटेरियल भी है इस प्लेसेंटा में। अब मेटरनल सर्कुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे फादर का भी है जेनेटिक मटेरियल, तो मदर की बॉडी को कभी कभार इस तरह लग जाता है ना कि ये एक फॉरेन एंटीजन है मदर के इम्यून सिस्टम को। क्या? फॉरेन, ठीक है। अब ये मदर को लग जाता है, मदर के इम्यून सिस्टम को, कि ये एक फॉरेन एंटीजन है, तो वो क्या कर देते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं इस एंटीजन को, इम्यून रिस्पॉन्स। और वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या था जो हमने पढ़ा, कि आपके पास क्या होगी, थ्रोम्बोक्सिन ए टू इंक्रीज हो जाएगा, प्रोस्टोसाइक्लिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से आपके पास मीडिएटर रिलीज हो जाएंगे। तो जो मैंने आप लोगों को कहा था कि एबनॉर्मल प्लेसेंटा, तो वो एबनॉर्मल प्लेसेंटा इस वजह से होता है, ठीक है, कि वो मदर के इम्यून सिस्टम को लग जाता है कि ये फादर जो है उसका क्या है, फादर का मतलब इसमें फादर जो फादर वाला जेनेटिक मटेरियल है वो उसको फौरन लग जाता है, ठीक है, फौरन उसको वो उसको कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी में इंक्रीज चांसेस होते हैं पीआईएच या जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें मदर को लगाए कि मतलब मदर सर्कुलेशन को लगाए कि ये फॉरेन एंटीजन है। लेकिन दूसरी जब प्रेगनेंसी होगी वो उसी सेम पार्टनर के साथ, मतलब उसी के साथ, तो क्या होगा, उसको वो फिर फॉरेन एंटीजन नहीं लगेगा, और सेकेंड प्रेगनेंसी जो है वो फिर उससे स्मूथ होगी, या उसमें उस तरह के हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर डिवेल्प नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि PIH is probably immune response to antigen site and placenta. This may arise where effective immunization by previous pregnancy is lacking. मतलब अगर ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो प्रीवियसली इम्यूनाइज नहीं होगी, लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है तो अब तो ये मदर जो है, मदर की सर्कुलेशन में पहले से वो फादर जो था वो मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल आ गया था, तो अब सेकेंड प्रेगनेंसी में इम्यूनाइज हो गया है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है। और इस वजह से इस्लाम क्या कहता है कि मतलब जो है इस वजह से मल्टीपल जो मैरिजेस है फीमेल पे, तो इस वजह से भी अ, उसको वो मना है, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर मल्टीपल पार्टनर होंगे तो उनमें ज्यादा चांसेस है। नहीं, ब्लड ग्रुप के डिफरेंस की वजह से नहीं होता, ब्लड ग्रुप डिफरेंस की वजह से वो तो अदर रिएक्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल जो है उसकी बात कर रहा हूँ।
कि नॉर्मली भी वो लग सकता है। सेम विद मतलब अगर सेम ब्लड ग्रुप हो तब भी हो सकता है। और हर प्रेगनेंसी में नहीं होता, कुछ में होता है। अब ये या तो मदर का इम्यून सिस्टम वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, या कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये सारी थ्योरीज है। ठीक है, फुली मैकेनिज्म इसका अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन मतलब इतना मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये जो मैकेनिज्म है, या जो मैंने बताया, तो ये थ्योरीज हैं। ठीक है, फुली अंडरस्टूड नहीं है कि क्यों होता है पीआईएच। वैसे भी आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर का जो काजेज है वो अक्सर जो है वो अननोन होते हैं, सेकेंडरी काजेज इसके होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते। तो यहाँ मैं कह रहा था कि इस वजह से अक्सर अगर कोई मल्टीपल पार्टनर हो, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में होता है, तो उनमें फिर इंक्रीज चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इन्फ्लेमेटरी फैक्टर प्रीक्लेम्शिया इज कंसिडर अ डिजीज ड्यू टू एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट इन द मेटरनल सर्कुलेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि ल्यूकोसाइट जो है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वो इम्यून सिस्टम के जो प्राइमरी आपके सेल्स होंगे, तो वो प्री इक्लेम्शिया में क्या होगा, वाइट ब्लड सेल जो है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और वो एब नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देंगे। जब वो एक्टिव हो जाएंगे ल्यूकोसाइट, तो वो जाके, अब ये ल्यूकोसाइट जाके क्या कहाँ पे आएंगे, उसी ब्लड वेसल पे। बेचारा जो ब्लड वेसल है, सारी चीजें इस पे अब इफेक्ट कर रही है। ठीक है। तो अब ये आके ल्यूकोसाइड जो है एंडोथेलियम के साथ एडहर हो जाएंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आगे जाके फिर से वेसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे। ठीक है। तो अगर ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है मेटरनल सर्कुलेशन में अगर ल्यूकोसाइट ज्यादा हो जाए, तो वो ल्यूकोसाइट आके इस ब्लड वेसल के साथ एडहर होंगे या अटैच होंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे, साइटोकाइन वेसोकंस्ट्रिक्शन प्लस जो इंडोथीलियल के साथ ये अटैच हुए उस इंडोथीलियल को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी, मतलब एक्सट्रीम इन्फ्लेमेटरी स्टेट। तो ये ओवरऑल पैथोजेनेसिस था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि क्या है। लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर इसको हम समराइज कर लेना, कि अगर मदर की एबनॉर्मल प्लेसेंटा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से मदर सर्कुलेशन में क्या होगी, वहां पे कुछ मुख्तलिफ मीडिएटर रिलीज होंगे, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। और उस बॉडी के चेंजेस में क्या होगा कि कुछ जो वो सारी चीजें जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं, ठीक है, और जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो वो सारी चीजें रिलीज होगी, और वो जाके ब्लड वेसल को अफेक्ट करेंगे, एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे, और एंडोथेलियम डैमेज होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ वहां पे क्या होगी, वहां पे आपके पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड हाइपोक्सिया होगा। और उसकी वजह से, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप कह लेंगे कि आपके पास हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, वेजोस्पाज्म और हाइपरटेंशन। और वो हाइपरटेंशन आगे जाके फिर आपके पास नेक्रोसिस काज कर सकता है, हाइपोक्सिया काज कर सकते हैं, और आपके पास एंड ऑर्गन डैमेज काज कर सकते हैं। तो जितना ये प्रोग्रेस होगा, ठीक है, मतलब जितना टाइम इस पे ज्यादा होगा, अगर 1 महीना हो गया है तो उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होगी। 2 महीने बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 20 वीक्स के बाद जो है अगर वो डायग्नोज हो जाए, तो उसमें इतनी चेंजेस नहीं होगी। लेकिन जितना टाइम गुजरता जाएगा, तो आफ्टर 36 वीक इस प्रेग्नेंट फीमेल में काफी चेंजेस आ गई होगी, अगर इसको ट्रीट ना करें टाइमली। ठीक है, तो वो क्या होगी,
और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर पहले पीआईएच था, एक्लेम्पिया में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर प्री एक्लेम्पिया में, और प्री एक्लेम्पिया जो है वो एंड ऑर्गन डैमेज में, और फिर आपके पास वो जो है इक्लेम्पिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हेल्प सिंड्रोम आपके पास डिवेल्प होगा, और इक्लेम्पिया। सही है। हम्म। क्या कॉफी है ये तो अब हमने खत्म करना है, ठीक है। मुझे भूख भी लगी है, लेकिन चलो ये और भी पढ़ते हैं। अच्छा, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। अब पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? एक तो हाइपरटेंशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कैटेकोलामीन एंड एक्सोजीनियस वेजोप्रेशर, वेजोप्रेसर हो गया, ठीक है। कार्डियो हमने पढ़ लिया कि हाइपरटेंशन है, इंक्रीज सेंसिटिविटी है कैटेकोलामीन्स को और जितने भी वेजोप्रेसर्स है। तो रिड्यूस सर्कुलेटिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीज टोटल बॉडी वाटर, ये हमने पढ़ लिया था कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो टोटल बॉडी वाटर है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है, इंटरस्टिशियल वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन है। और कार्डिक तो उसमें कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मली तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान हमने पढ़ा था कि कार्डिक आउटपुट 50% तक इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ड्यू टू हार्ट रेट। लेकिन यहाँ पे सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, तो कार्डिक आउटपुट भी आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होने का अब इसकी वजह से क्या होगी बॉडी में चेंजेस, मेटरनल चेंजेस या जो फीटस है उसमें क्या होगा? तो अगर कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब यूटेराइन ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब यूटेराइन ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगी? उससे फीटस को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड फ्लो भी कम, एंड ऑक्सीजन जो है उसका फ्लो भी कम। तो उससे क्या हो सकता है? फीटल जो है, फीटस हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। अच्छा, हाउएवर सम वुमेन हैव एलिवेटेड, कुछ वुमेन्स में क्या हो सकता है? एलिवेटेड कार्डिक आउटपुट विद नॉर्मल आर मार्जिन इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, तो कुछ फीमेल में उस तरह भी होगा। तो जिन फीमेल में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज नहीं हुआ, तो उनमें फीटल प्रोग्नोसिस जो है वो इम्प्रूव हो, मतलब वो इम्प्रूव्ड होगी। उनमें जो फीटल है उनमें ब्लड भी कम नहीं होगा, ऑक्सीजन भी कम नहीं होगा, तो फीटल डिस्ट्रेस उनमें नहीं होगा, या फीटल में जो हाइपोक्सिया है ना वो उतना ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब इंडोथीलियल जो है वो डैमेज हो गया। जब इंडोथीलियल डैमेज हो गया है, ठीक है, जब इंडोथीलियल डैमेज हो गया है, तो वहां पे इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी भी हो जाएगी। और वेसल जो है वो तो ऑलरेडी इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ज्यादा था, और वेसल डैमेज हो गया, तो फ्लूइड जो है अब बाहर आ जाएगा। जब फ्लूइड बाहर आएगा तो पल्मोनरी इडीमा के चांसेस भी है, और ऑलरेडी प्रेगनेंसी में लेरेंजियल एंड फेरेंजियल इडीमा था, ठीक है, और वो अब और भी ज्यादा हो गया है। तो पल्मोनरी एडीमा, तो आपने फ्लूइड ओवरलोड का ख्याल रखना है कि फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना उन पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव में, ठीक है। और दूसरा यह है कि लेरेंजियल एंड फेरेंजियल इडीमा है, तो आपके पास जो है, एक तो अगर आप जीए दे रहे तो आपको डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्ट एयरवे होगा। दूसरा यह है कि स्ट्राइडर जो है वो भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। अगर मतलब जीए आप नहीं दे रहे और आपने उस पे किया है, मतलब आप जो है वो स्पाइनल कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है आपने जीए दिया है
ठीक है, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिवली भी स्ट्राइडर हो सकता है, डिफिकल्टी होगी इनको वो है ऑक्सीजनेशन में। ठीक है, हिमेटोलॉजिकल क्या चेंजेस हो सकते हैं? टू रिड्यूस प्लेटलेट काउंट विद इंक्रीज प्लेटलेट कंजम्पशन एंड हाइपर कोagulability विद इंक्रीज फिब्रिन एक्टिवेशन एंड ब्रेकडाउन। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाइपर कोagulability हो जाएगी क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो इंक्रीज हो गया है आपके पास, तो इंक्रीज कोagulability होगी विद इंक्रीज फिब्रिन एक्टिवेशन एंड ब्रेकडाउन। डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation में रिजल्ट। ठीक है, and increase hematocrit resulting from decrease circulating volume। अब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से हिमोटोक्रिट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, अगर कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमने पढ़ा था कि वहां पे हिमोटोक्रिट कम हो जाता है क्योंकि वहां पे क्या है, प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हिमोटोक्रिट विल इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। रीनल फंक्शन क्या हो गए? तो रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंक्रीज परमेबिलिटी टू द लार्ज मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन प्रोटीनूरिया होगा। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा था, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो इंक्रीज परमेबिलिटी टू लार्ज मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन प्रोटीनूरिया। तो अब क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल जो है उनकी परमेबिलिटी ज्यादा हो गई, ब्लड वेसल डैमेज हो गए, तो वहां पे प्रोटीन जो है वो लीक आउट हो जाएंगे और आपको प्रोटीनूरिया नजर आएगा। तो इस वजह से जब ज्यादा प्रोग्रेस हो जाता है तो पीआईएच कन्वर्ट हो जाता है प्रीक्लेम्पिया में, जहां पे प्रोटीनूरिया भी होगा। तो डिक्रीज यूरेट क्लियरेंस विद राइजिंग सीरम यूरिक एसिड लेवल एंड ओलिगूरिया इन सेवियर डिजीजेस। अच्छा, fetoplacental unit to reduce fetal growth with associated oligohydramnios। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमनियस इनमें हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इम्नियोटिक फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यूटेराइन ब्लड फ्लो कम हो गया है। तो यूटेराइन ब्लड फ्लो कम हो गया है तो फीटल ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है नीचे, पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू चेंज इन मेटरनल ब्लड प्रेशर। क्योंकि मेटरनल ब्लड प्रेशर इंक्रीज सेंसिटिविटी है उसको, तो प्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो गया, यूटेराइन ब्लड फ्लो कम हो गया क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और साथ में ओलिगोहाइड्रोमनियाज भी हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो प्रेगनेंसी जो है वो भी आपके पास, जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भी डिफिकल्ट हो सकती है उसमें फिर, और जो है स्टिल बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द अम्बेलिकल आर्टीरियल डायस्टोलिक ब्लड फ्लो एंड पार्टिकुलरली रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो आर इंडिकेटिव ऑफ पुअर फीटल आउटकम, इंडिकेटिव फॉर अर्ली इंटरवेंशन। तो अगर ये कह रहे कि अगर क्या हो कि अगर अम्बेलिकल आर्टीरियल डायस्टोलिक ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए, खासकर रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो हो आपके पास। ठीक है, मतलब यूटेराइन ब्लड फ्लो है, अम्बेलिकल आर्टीरियल में जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाए, और वो पीछे मतलब वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, वो रिवर्स हो जाए और वो आपके जो यूटेराइन है उसकी तरफ आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमें ये बताएगा कि फीटल आउटकम जो है वो पुअर होगी, और उसके लिए आपको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होगी, मतलब आपको सी सेक्शन की जरूरत होगी। वो आपको बताएगा कि अब फीटल एस्पेक्सिया है, तो ये हमें शो करेगा फीटल एस्पेक्सिया, एंड यू विल नीड अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी सर्जरी की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी 34 वीक्स है और आपके पास ये अम्बेलिकल आर्टीरियल डायस्टोलिक ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, तो वो हमें ये कहेगा कि अभी आपको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है, सी सेक्शन की जरूरत है, डिलीवरी की जरूरत है। ठीक है, तो मिटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? इंट्राक्रीनियल हेमरेज हो सकता है, डीआईसी हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी इडीमा,
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा भी हमने पढ़ा कि क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों है? क्योंकि अभी आपके पास क्या है, हाइपरटेंसिव है। तो हाइपरटेंसिव है, हार्ट जो है वो अगेंस्ट द हाई प्रेशर जो है, ठीक है, वो काम करेगा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, लिवर रप्चर हो सकता है, एंड ऑर्गन डैमेजेस, ठीक है, कार्डियोवास्कु सीवीओ हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और सेप्टिक शॉक। फीटल में क्या हो सकता है? तो फीटल में प्रीमेच्योरिटी विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, प्रीमेच्योर होंगे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो हो सकता है, इंट्रायूटेरिन जो है वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि वो यूटेराइन ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगी, तो यू जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ओलिगोहाइड्रोमनियस हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, बच्चे जो फीटस होगा वो स्मॉल फॉर एज होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और जो है कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहते हैं मिकोनियम एस्पायरेशन, तो मिकोनियम एस्पायरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है फीटल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये था हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इक्विनियम इंस्पायरेशन मोस्टली तब होता है जब बेबी अंडर द स्ट्रेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो फीटस होगा वो क्यों अंडर द स्ट्रेस होगा? क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही। तो जब इस फीटस को ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही होगी तो उसकी वजह से ही विल बी अंडर द स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से उसका जो स्टूल होगा वो पास होगा, और वो स्टूल जो है फिर वो एक्सपायर कर सकता है, और फिर इसको हम कहते हैं मिकुनियम एक्सपायरेशन, ठीक है। तो जिस तरह नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, रिगर्जिटेशन, तो ये मिकुनियम अगर एक्सपायर हो जाए, बेबीज जो फर्स्ट स्टूल होते हैं, जो अर्ली स्टूल होता है, अगर वो बेबी जो है वो स्टूल पास कर ले, और वो स्टूल क्यों पास होगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ड्यू टू द स्ट्रेस होता है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, स्टूल पास हो जाता है, और वो स्टूल जो है वो एक्सपायर होता है फिर।